साथियों नमस्कार। तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक इतिहास एक परिचय पर चर्चा करूंगा। अभी तक कहने में ऐसा आता है कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री सब्जेक्ट दोनों ही बड़े बेवफा है, शाम को याद करो सुबह सफा है, पर ऐसा नहीं होगा। साथियों, मैं हिस्ट्री को आपके साथ जिस तरह से शेयर करने जा रहा हूं, समझिए वो आपको यहाँ याद हो जाना चाहिए। कोशिश होगी उसका सरल स्वरूप सामने आए और उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। इतिहास क्या है? तो सबसे पहले जानिए इतिहास के जनक। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। प्रश्न उठता है कि इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास क्या है ये जानिए जरा। प्रश्न उठता है इतिहास क्या है, तो हम इसकी खोज करते हैं और इस संदर्भ में इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास अतीत का वर्तमान के साथ सतत संवाद। इतिहासकार क्या कह रहे हैं? अतीत का, यहाँ शब्द है अतीत, अतीत माने हमारा गुजरा हुआ, अतीत का वर्तमान के साथ संवाद। क्या आशय है इसका? वर्तमान के साथ संवाद का आशय है कि अतीत हमारा कैसा था जिसकी वजह से हमारे वर्तमान का सृजन हुआ है। मैथिली शरण गुप्त अपनी रचना में लिखते हैं कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचार करें समस्याएं सभी। अर्थात क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे, ये केवल इतिहास ऐसा विषय है जो हमें ये बता सकता है कि हमने क्या बोया था, क्या खड़ा हुआ है और क्या काटने वाले हैं। तो इस तरह इतिहास को अलग अलग इतिहासकारों ने अपने संदर्भों में परिभाषित किया है। पर इतिहास को ये कहा जाता है कि अतीत की जो घटना है उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है। क्या गलतियां हुई जिनकी वजह से क्या परिणाम आए, क्या हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने बहुत अच्छा शासन तंत्र चलाया, अच्छी नीति अपनाई, लोक कल्याण किया, राष्ट्र सृजन किए, राष्ट्रों के निर्माण किए और इतिहास में वो लोग अमर हो, तो उन लोगों ने जिन्होंने बेहतर काम किया वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। साथियों, यहाँ इतिहास के संदर्भ में कुछ बातें निकल के आती हैं, जैसे प्राक इतिहास। प्राक इतिहास, प्राक इतिहास क्या है? प्राक इतिहास है वह काल जब लिपि का विकास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? लिपि का विकास नहीं हुआ। लिपि जानते हैं आप, स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि का विकास नहीं, लिपि का विकास नहीं है, तो फिर हम इतिहास की जानकारी कहां से प्राप्त करेंगे? तो इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम केवल पुरातात्विक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आता है साथ? पुरातात्विक साक्ष्य में गुफाएं, स्तंभ, भवन, मुद्राएं, उपकरण, अर्थात उस काल के मानव समाज द्वारा उपयोग में लाई गई प्रत्येक वह वस्तु जो आज हमें उपलब्ध हो जाए, जिससे हम अनुमान लगाकर उस काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उस काल के जीवन की शैली कैसी थी, उनका संस्कारिक जीवन कैसा था, उनका समाज कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, किन चीजों का उपभोग करते थे, जीविका का साधन क्या था। इस तरह की तमाम जानकारियां हम केवल अनुमान आधारित पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं साथियों? प्राक इतिहास। ये आपको प्राक इतिहास। अब मैं दूसरा, इस प्राक इतिहास का प्रमाण देखिए। प्राक इतिहास वो काल है जहां हम बात कर रहे हैं
कि प्राक इतिहास पाषाण काल वाला पीरियड। क्या है ये? पाषाण काल। संपूर्ण पाषाण काल प्राक इतिहास का उदाहरण है। पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में 3 में बांट कर इसको अध्ययन कर सकते हैं आप इस तरह से। क्या है ये? पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब यहां देखिए, पाषाण काल को जब आप देखेंगे तो यह मनुष्य अकेला है, घुमक्कड़ है, शिकारी है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जैसे ही आएगा तो इस काल में स्वरूप बदलेगा, अकेले से समूह में आएगा। यहाँ क्या था? एकल है। यहाँ क्या हो गया? समूह हो गया। यहाँ समाज बनेगा। क्या है? यहाँ समाज, समाज का शहर हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा? एकल से समूह में आया, समाज बन गया। अब घुमक्कड़, घुमक्कड़ जो है यहां आएगा अय्यावर। ये शब्द अय्यावर एक विशेष शब्द है जिसमें कोई समूह कुछ दिन के लिए एक स्थान पर रहता है और उसके बाद वो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ बंजारा है या लोहपीटा है, ऐसी तमाम जनजाति समुदाय अय्यावर प्रजाति में आते हैं, क्योंकि वह एक स्थान पर स्थायी नहीं बसते, बल्कि उनका जो रहने का तरीका है वो अपने गाड़ियों, बैलगाड़ियों या अपने संसाधनों के साथ 10 दिन 12 दिन के लिए किसी एक स्थान पर रुकेंगे, 15 दिन के लिए रुकेंगे, 1 महीने के लिए रुकेंगे, उसके बाद दूसरे स्थान के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये अय्यावर कहलाते हैं। उसके बाद हो जाता है स्थायी जीव। क्या कहलाएगा? स्थायी जीव। अब जरा देखें तीसरा स्वरूप क्या है। ये शिकारी है। यहाँ मानव क्या है? शिकारी। मानव यहाँ शिकारी है। उसके बाद यहाँ मानव हो जाएगा पशुपालन। क्या है? यहाँ पशुपालन, पशुपालन। और इसके बाद यहाँ हो जाएगा कृषक। पाषाण काल में क्या है? कृषक और व्यापारी, व्यापारी। इस तरह से मानव के विकास का एक क्रम भी आप देखें। पुरापाषाण काल से जैसे ही मध्य में आया, एकल से समूह में आया, समूह से समाज बना, घुमक्कड़ से अय्यावर हुआ, अय्यावर से स्थायी जीवी हो गया, शिकारी से पशुपालक बना, पशुपालक से कृषक और व्यापारी हो गया। आप यदि पाषाण काल को याद करना चाहते हैं, इससे ज्यादा इसमें कोई प्रश्न इस तरह के बनते नहीं जिनमें आपको कठिनाई हो, क्योंकि आप यहाँ टाइम भी देखेंगे तो मानव जब से अस्तित्व में आया, लगभग 1.5 करोड़ ईसा पूर्व की बात हम करें तो लेकर वहां से 10,000 बीसी तक का, 10,000 से लेकर के 4,000 बीसी तक का, 4,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। इस तरह ये जो टाइम है इनका, इस टाइम के अकॉर्डिंग एक अनुमान लगा लिया गया है और संपूर्ण पाषाण काल का अध्ययन कर लिया गया है। अब जरा देखें पाषाण काल को, जैसे आपने जाना कि पाषाण काल किसका उदाहरण है? प्राक इतिहास का। लिपि का विकास नहीं हुआ, घटनाओं की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से, और जैसा कि मैंने कहा ये हमारे अनुमानित आधार है कि मानव का विकास पाषाण काल में इस क्रम में हुआ। अभी जरा मैं इसको देखिए बताता हूं, और यहां आप देखेंगे आद्य इतिहास। आद्य इतिहास क्या है? आद्य इतिहास साथियों, आद्य इतिहास इतिहास का वह काल है जिस काल में लिपि का, स्क्रिप्ट का विकास हुआ, लेकिन मानव वर्तमान सभ्यता उसको पढ़ नहीं सकी। मानव की वर्तमान सभ्यता ने जब उसका अध्ययन नहीं कर पाया तो ऐसी लिपि का प्रमाण तो मिलता है, लेकिन हम उसका अध्ययन नहीं कर पाने के कारण उस समय की जानकारियां लिपि से प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात हमें इस काल की जानकारी भी कहां से मिलेगी? पुरातात्विक साक्ष्यों से। अर्थात में क्या है? लिपि का विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ, लेकिन पढ़ नहीं सके, लेकिन पढ़ नहीं सके। ठीक, अब इस टाइम को देखिए आप, इस काल में किसका अध्ययन करें? यह है आपकी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आद्य इतिहासकालीन सभ्यता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आपको पता होगा इस पूरी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,96,000
12,99,600 वर्ग किलोमीटर एरिया है। आकार की अगर बात करेंगे तो थोड़ा मानचित्र से ही आप समझ सकते हैं संपूर्ण सभ्यता को। यह आपका पाकिस्तान है, बलूच से लेकर के जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर और महाराष्ट्र का देवाबाद, ये जो इसकी संरचना है ये त्रिभुजाकार है। यहाँ सबसे उत्तरतम बिंदु मांडा, यहाँ आलमगीरपुर, यहाँ पर आपका जो पाकिस्तान के अंदर इसका स्तर पड़ता है, नाम सुना बलूचिस्तान में सुतकागंडो है ना, और ये महाराष्ट्र का देवाबाद। तो ये पूरी सभ्यता देखने में त्रिभुजाकार लगती है, लेकिन इसके बाकायदा 4 बिंदु हैं, कुल इसका एरिया है। यह हड़प्पा सभ्यता आदि इतिहासकालीन है क्योंकि लिपि का विकास हुआ, और लिपि में आप देखिए साथियों, यहाँ पे लिपि में क्या हुआ है कि मूल 64 अक्षर, मूल कितने 64 अक्षर 64, और 250 से लेकर के 400 लगभग शब्दों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ये है कैसी लिपि? यह चित्राक्षर है। कैसी है? चित्राक्षर। चित्राक्षर का मतलब हुआ कि जो कोई भी अक्षर है उसको चित्र के रूप में दर्शाया गया। अर्थात मैं कोई भी जैसे सिंबॉलिक बात करूं, मैंने कहा कि एक नेताजी को विजय मिली और उन्होंने क्या किया, अपनी विजय को प्रेजेंट किया विक्ट्री के रूप में। ये क्या प्रेजेंट करता है? यह सिंबल प्रेजेंट कर रहा है कि उसने ये बताया कि मैं जीत गया हूं। ठीक वैसे ही हमारे तमाम ट्रैफिक के जो रूल हैं, जिनमें हम सिग्नलों को देख करके ये जान पाते हैं कि क्या वो कहना चाहता है, ऐसे ही उस चित्र के माध्यम से संपूर्ण बात को व्यक्त किया जाता था। तो कोई एक चित्र एक संपूर्ण बात को उसमें कहता था। एक ऐसी लिपि के बारे में बात की गई। तो हड़प्पा सभ्यता को हम किसमें लेते हैं? आदि इतिहासकालीन में। यहाँ संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता एक टॉपिक आपके लिए, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ प्रश्न उठता है कि सभ्यता का सही नाम क्या है। तो चूंकि मैं बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही नाम नहीं है, क्योंकि इस सभ्यता के सारे नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे नहीं है। इसीलिए बाद में यह तथ्य सामने आया कि इस सभ्यता का सही नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा नगर का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, जिनका सहयोग बैट से व्हीलर ने किया, यह वर्तमान पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसके मांडकुमरी जिले में रावी नदी के दाएं तट पर स्थित। तो ये जो आपका हड़प्पा नगर है, जो पहला नगर है, वह इस पूरी सभ्यता का एक सिंबल माना जाता है, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। दूसरा, इसे हम आदि इतिहासकालीन इसलिए कहते हैं क्योंकि लिपि का विकास है। हम इसे कांस्य सभ्यता कहते हैं क्योंकि सभ्यता में पहली बार कांस्य का आविष्कार हुआ। इस सभ्यता को हम ताम्र पाषाणकालीन कहते हैं क्योंकि सभ्यता के लोगों ने तांबे और पत्थर के उपकरणों का इस्तेमाल किया। साथियों देखिए बात, पाषाण काल के बाद मैं सीधे जिस सभ्यता की बात कर रहा हूँ, ये सभ्यता नगरीय है। इस सभ्यता की विशेषता है कि नगरीय है, ये औद्योगिक सभ्यता है, इसमें नगर नियोजन इसकी मुख्य विशेषता है। लेकिन जैसे ही सभ्यता का पतन होता है और हम वैदिक युग जब पढ़ते हैं, तो वैदिक युग पुनः कृषि, ग्रामीण समाज, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, इस तरह की ग्रामीण सभ्यता अस्तित्व में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? निरंतर प्रकृति में ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन होते रहे हैं कि जहां बड़े बड़े औद्योगिकरण की प्रक्रियाएं अपनाई गई और सभ्यताओं का अंत हुआ और नवीन सभ्यताएं सृजित हुई हैं। चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर लो, गजला फरात की सभ्यता की बात कर लो, चाहे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लो। तो हम यहाँ पर क्या है, आदि इतिहास की बात करें, उसके बाद है आपका इतिहास। इतिहास वह काल जब लिपि का विकास हुआ और उस लिपि को पढ़ा जा सका, अर्थात जिस काल की घटनाओं की जानकारी हमें लिपिबद्ध क्रमबद्ध पढ़ने योग्य प्राप्त होती है, जिसे समाज ने पढ़कर के घटनाओं की जानकारी को प्राप्त किया है, उस काल को हम इतिहास कहते हैं। अब जरा साथी प्रश्न उठता है कि अभी जो बात कर रहे थे वो क्या था? पाषाण काल किसमें आएगा? मैं बोल रहा हूं पाषाण काल प्राक इतिहास में आएगा। आद्य इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता आपके इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि किसका है? आद्य इतिहास का पार्ट है। जबकि इतिहास की जब आप बात करेंगे, इतिहास शुरू होता है लिखित, और आप लिखित को जान लीजिए, संपूर्ण विश्व के अंदर लिखित पहली टेक्स्ट, पहली कोई पुस्तक है, इसका नाम है ऋग्वेद।
ये जो ऋग्वेद है पूरी दुनिया में सबसे पहला लिखित ग्रंथ है। और ये साथियों भारतीय इतिहास को भारतीयों ने नहीं लिखा, भारतीय इतिहास को यूरोपियों ने लिखा। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी बातों को इस तरह से प्रमाणिक रूप में सिद्ध कर दिया है। और उसको फिर लिखने में उन्होंने त्रुटियां की। त्रुटियां किस टाइप की? वो लिखते हैं कि नागार्जुन भारत का आइंस्टीन है। आइंस्टीन बाद में हुआ, नागार्जुन पहले पैदा हुआ। नागार्जुन भारतीय इतिहास में कुषाण वंश के राजा कनिष्क का दरबारी कवि था। और वो कनिष्क का दरबारी विद्वान था, वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, गणितज्ञ था, खगोल शास्त्री था। इतनी जानकारियां जिसके पास थी। और उस आइंस्टाइन ने ही, उस नागार्जुन ने ही इतनी सारी बातें पहले बता दी। और ये लोग बाद में लिखते हैं कि आपका नागार्जुन क्या है, हमारे आइंस्टाइन की तरह महान था। तो आइंस्टाइन का टाइम पीरियड भी आपको पता है। गांधी जी की तस्वीर लगाकर आइंस्टाइन अपने कमरे में रखते थे। और मैं उस नागार्जुन की बात भी कर रहा हूं जो उस कनिष्क के दरबार में था, जो 78 AD में गद्दी पर बैठा और उसने शक संवत चलाया। तो इसी तरह से कालिदास और शेक्सपियर की तुलना है। इसी तरह से समुद्रगुप्त और नेपोलियन की तुलना है। इतिहास में न्यूटन और ब्रह्मगुप्त की तुलना है। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत के बारे में इसी तरह की बात की गई है। तो आप इतिहास में एक चीज जानिए, क्योंकि उन्होंने लिखा तो अपने लोगों को उन्होंने प्रायोरिटी रखी और उन्होंने अपने लोगों को बड़ा बताया। जबकि अगर प्रमाणिकता देखी जाए तो भारतीय इतिहास में आपको बहुत सारी बातें हमारे वैज्ञानिकों और ऋषि मुनियों ने अपने योग से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से इतनी ज्यादा समृद्ध बनाई है कि यूरोपीय लोगों ने उसको देख करके अपने इतिहास को समृद्ध किया है। अब जरा देखते हैं इतिहास में क्या हमने देखा कि ऋग्वेद पहला लिखित ग्रंथ है। ऋग्वेद के बाद सामवेद के बाद यजुर्वेद, उसके बाद है अथर्ववेद। ये सबसे बाद में वेद माना गया है, इसको सबसे बाद में वेद लिखा गया है, इसे वेद त्रयी कहा गया है। ये वेद है आपकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। अलग अलग वेदों के उपवेद हैं। लिखने वाले, उनके जो प्रवर्तक है, उनके नाम अलग हैं। इनमें अलग अलग विधाओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जहाँ देवस्तुति है और आपका जो आयुर्वेद है उसमें चिकित्सा पद्धति का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से सामवेद का गंधर्ववेद, संगीत कला का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद का जो धनुर्वेद है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर देखिए धनुर्विद्या का से क्या मतलब हो गया, ये जानते थे कि युद्ध कला का इसके अंदर उल्लेख किया जा रहा है, ठीक है ना। और अथर्ववेद क्या है आपका शिल्पवेद और जादूटोना, अर्थात इसमें शिल्प कला और जादूटोने का उल्लेख मिलता है। तो ये चारों वेदों के प्रवर्तक और उपवेद इनकी बारे में जानकारी। इतिहास को शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, देखना ऋग्वेद का प्रमाण क्या माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है 1500 BC से। तो ऋग्वेदिक काल क्या लिख रहे हैं अपन? ऋग्वेदिक काल। तो देखिए साथी, इसको क्या करूं, इस इतिहास को मैं 3 भागों में बांटकर आपको अध्ययन कराता हूं। ये यहां से 3 भागों बांटिए इसको, यहां से आपको 3 भागों बांटना है। सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर जब आप देखेंगे तो यहां क्या पढ़ना है आपने? वैदिक ही पढ़ा। वैदिक काल को, ये जो वैदिक काल है इसको 2 भाग में बांटा गया। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल ये आपका 1500 BC से लेकर के 600 BC तक, 1000 BC तक। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक। करते हैं ये जो वैदिक काल है पूरा आपका, ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद लिखा। धर्म का स्वरूप बड़ा ही सरल सहज है। यह बेसिकली सनातन धर्म है, यही वैदिक धर्म है, यही हिंदू धर्म है। यह सनातन संस्कृति है जहां से प्रारंभ हुई है और वो ऋग्वेद से स्टार्ट होती है। ऋग्वैदिक युग के अंदर केवल ऋग्वेद लिखा गया। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अजरवेद, अथर्ववेद तीनों वेदों की रचना हुई।
तीनों वेदों के उपवेदों की रचना हुई। इसी काल में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यकों की रचना हुई, अरण्यकों के बाद उपनिषदों की रचना हुई, उसके बाद पुराण है, स्मृतियां हैं। साथ ही ये ध्यान रखना है जो बोल रहा हूं एक निश्चित क्रम में, यानी सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद ये तीनों वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद, वेदों के बाद उपवेद है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यक है, अरण्यकों के बाद उपनिषद। जो अरण्यक है उनकी रचना जंगल में हुई है। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपका, इसे हम वैदिक काल, तो ये प्राचीन भारत में इतिहास का एक काल वैदिक काल। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे आप महाजनपद काल, महाजनपद काल। देखिए बौद्ध ग्रंथ अगुंतरण काल तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों ही ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूचियां मिलती है। यानी 600 BC के आसपास महाजनपद अस्तित्व में आया, अर्थात वैदिक युग में जनपद व्यवस्था थी, यानी कि कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन कम किया राजन, तो राजन के बाद महाराजा की परंपरा कहां से आई है? महाजनपद काल से। तो महाजनपद काल आप यहां पढ़ेंगे। इसी काल में हिंदू धर्म में आई हुई उत्तर वैदिक काल की जटिलताओं, कर्मकांड, यज्ञ व्यवस्था, बलि व्यवस्था, इन सारी चीजों ने हिंदुओं की संस्कृति को दूषित कर दिया। परिणाम इसी का विरोध हुआ और विरोध स्वरूप नए धर्मों का उदय हुआ। बिहार के मगध क्षेत्र में 64 संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन। तो बौद्ध और जैन को आप देखेंगे, महावीर स्वामी और महात्मा बौद्ध। महात्मा बौद्ध का जन्म 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। इसी तरह से महावीर स्वामी का जन्म दो डाटा मिलते हैं, 599 मिलता है, 540 BC में मिलता है, वैशाली की कुंडलकांड। अभी जरा देखें कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें महाजनपद काल और बौद्ध जैन धर्म आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पर वंश परंपरा। वंश में हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश, नंद वंश, नंदों का अंत करके मौर्य वंश। मौर्य वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां आपको जानना है चंद्रगुप्त मौर्य को, कौटिल्य के बारे में, उनके गुरु के बारे में। इसी तरह से यही वो टाइम है जहां पर उल्लेख मिलता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो नाम हमने ले रखा है तक्षशिला। तक्षशिला पूरे विश्व का पहला ऐसा संस्थान मिलता है जहां गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत राजकुमारों, व्यापारियों, क्षत्रियों और ब्राह्मण बालकों को शिक्षण किया जाता था, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर देखिए यहाँ वंशों, जैसे ही हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद यहां पर आएगा आपका क्या, आपका शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के बाद में क्रमबद्ध तरीके से आप ब्राह्मण 4 वंश है, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन, कटक वंश। ये 4 वंश ब्राह्मण वंश भारत के इतिहास में माने जाते हैं। इसी काल में यहाँ दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसी टाइम पर विदेशी आक्रांताओं में सबसे पहले हखामनी वंश के राज, ईरान के राज जो शासक हैं, ईरान का आक्रमण। ईरान के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कुषाणों का आक्रमण, पहले पार्थियनों का आक्रमण, और उसके बाद भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना। गुप्तों में पुष्य, वो नाम सुना होगा आपने, स्त्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद नाम आएगा कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पैंडगुप्त, भानुगुप्त, ये तमाम गुप्त शासक, और ये 550 तक गुप्त शासक चलेंगे। गुप्तों के अंत के बाद वर्धन वंश आता है, और वर्धन वंश में आप सबसे महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन को पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के अंत के बाद, हर्षवर्धन के अंत के बाद राजपूत काल प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ आप राजपूत काल को पढ़ेंगे 600 BC से लेकर के 1206 तक, जिसमें भारतीय इतिहास, संपूर्ण भारतीय मानचित्र को जब आपके सामने रखा जाएगा, राजपूत काल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि पाल, प्रत्याहार, राष्ट्रकूट वंशों के अंतर्गत 132 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला, और यह पूरा त्रिपक्षीय संघर्ष जहां हुआ भारत में इस्लाम के आक्रमण के साथ। तो इस्लामिक आक्रमण हुआ सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। तो साथ ही जरा प्राचीन भारत का इतिहास देखना है, 1500 BC से लेकर के, और मैं सीधे बात करूंगा 1206 तक। क्या लिख रहा हूं यहां पे मैं? 1500 BC से लेकर के 1206 ईस्वी तक। क्या ये प्राचीन भारत का इतिहास है? ये प्राचीन भारत का इतिहास यहां से यहां तक माना जाता है। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे, इसमें राजपूत काल पढ़ेंगे, इसमें दक्षिण भारत के वंश पढ़ेंगे, इसमें विदेशी आक्रांताओं के बारे में पढ़ेंगे, इसमें बौद्ध जैन धर्म पढ़ेंगे, हम भारतीय वंशों के बारे में बात करेंगे, महाजनपद काल, ये सब हो जाएगा। अब जरा देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है।
मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम दो भागों में बांट करते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसको जब आप क्रमबद्ध कर लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में इसकी ड्राफ्टिंग होती है, और वो आप अगर कर लिया है तो फिर आपको कभी इसको भूलना नहीं। मध्यकालीन भारत के इतिहास को आप जानेंगे तो सबसे पहले 1206 में भी बोला था, 1206 से लेकर के 1526 तक ये पूरा टाइम पीरियड है, इसको कहते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल, इस सल्तनत काल में 5 वर्षों का उल्लेख मिलेगा। सल्तनत काल में क्या है? 5 वर्ष। और उसके बाद है यहाँ पर महान मुगल काल। महान मुगल काल, महान मुगल का मतलब मैं बताता हूं आपको। यहाँ 1526 से स्टार्ट होकर के 1707 तक, अर्थात औरंगजेब तक, यानी बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। 7 शासकों को आपको जानना है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले बाबर। अब यहां में जो महान मुगल है उनके बारे में बताने से पहले आपको ये 5 वर्ष बता दूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें अपन यहां ले लें क्या? सल्तनत काल। सल्तनत काल टाइम पीरियड लिख लिया आपने, 1206 से लेकर के 1526 तक। सबसे पहले क्या? गुलाम वंश। गुलाम वंश में साथियों टोटल 11 शासकों को आपको जानना है। टाइम पीरियड क्या है इसका? 1206 से लेकर के 1290। सबसे पहले नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह, इल्तुतमिश, नुकरुद्दीन फिरोज, उसके बाद आपका रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, केतुबाद और तिमस। ये कुल आपके 11 शासक इस वंश में है। यहाँ 4 शासक ही आपको पढ़ने, चारों के बारे में महत्वपूर्ण बातें जाननी। जैसे सिक्के किसने चलाए, कौन कौन से सिक्के चलाए, किसने कौन कौन से बड़े भवनों का निर्माण भारत में किया है, स्थापत्य की दृष्टि से क्या खास विशेषताएं की है, इनके टाइम पर प्रशासन की इकाई कौन सी स्थापित की गई है। जैसे किसी ने दीवान यार, किसी ने अमीर कोई, किसी ने जो दीवान मुस्तखराज, किसी ने दीवान बंदगान खैरात, तो ये तरह के विभागों की स्थापना की है। बाजार व्यवस्था को लेकर आया अलाउद्दीन। तो ये जो आप इतिहास को क्रमबद्ध जानेंगे तो इनका प्रशासनिक ढांचा, इनके द्वारा स्थापित सांस्कृतिक संरचना, इनके द्वारा स्थापत्य काल में जो भी कोई बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है, वो सब क्या है इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुलाम वंश में सबसे पहले ये नाम, जैसे मैंने कहा कितने शासक होंगे टोटल? 11। पढ़ने कितने हैं? 4। कौन कौन से पढ़ेंगे? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। ये 4 लोगों को आपको जानना है। सबसे पहले ऐबक को लाख बख्श हाफिज कुरान खान के नाम से जाना जाता है। ये गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। घोड़े से चौहान खेलते समय गिरकर इसकी डेथ हो गई थी। 3 निर्माण कार्य इसके, इसने निर्माण कराया कुतुब मीनार का, इसने निर्माण कराया दिल्ली के झोंपड़े का, इसने निर्माण कराया है इसका जो भारत की पहली मस्जिद है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। इस तरह से आप अगर किसी एक शासक को उठाते हैं, 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड निकलते हैं, वो आप उसके साथ लिंक कर लीजिए, आपका काम हो गया। इसी तरह से जब आप इल्तुतमिश उठाएंगे तो इल्तुतमिश भारत का पहला सुल्तान है कि उसने खिलाफत प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने टका और जीतल मुद्रा चला। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तुर्क चालीसा का गठन किया। यानी आप जब भी कोई बात करेंगे, किसी शासक की आपने बात की, उससे रिलेटेड 4-5-6 पॉइंट्स आपके निकल कर आएंगे, और वो अगर आपने संभाल लिए तो समझ लीजिए इतिहास आपका अपना है, वो अब कभी आप भूलने वाले नहीं। आपको एग्जाम में हर जगह सपोर्ट आपको करेगा, मदद करेगा, आने वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। हम जरा देखिए साहब, गुलाम वंश के बाद नाम आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश है? खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड आप देखेंगे 1290 से लेकर के 1320 तक। खिलजी के बाद आते हैं तुगलक। तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 से लेकर के 1414 तक। चौथा वंश सैयद वंश। सैयद वंश आपका आएगा 1414 से लेकर के 1450, और उसके बाद आता है लोधी वंश 5वें नंबर पर। लोधी वंश जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ 1450 से लेकर 51 के लिए लिखा है, ये आएगा आपका 1526 तक। इस वंश में 3 महान शासक हुए, तीनों शासक के महत्वपूर्ण। सबसे पहले घायल साल होगी, उसके बाद सिकंदर साल होगी, उसके बाद
इब्राहिम शाह लोधी। इब्राहिम शाह लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया 1526 में, और बाबर गद्दी पर बैठ गया। तो पहला शासक कौन यहाँ पर महान मुगलों में? बाबर। अब आगे महान मुगल पर बाबर का टाइम पीरियड आप देखेंगे 1526 से लेकर के 1530 तक है। 1530 उसके बाद बाबर के बाद आता है उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड आपका 1530 से लेकर 1556। उसके बाद अकबर, महान अकबर को जब आप देखेंगे तो 1556 से लेकर के 1605। उसके बाद नाम आता है अकबर के बाद जहांगीर, 1605 से लेकर 1627। उसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड है 1627 से लेकर 1658। लास्ट में कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707। ये देखिए यहां पर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जो 6 शासक हैं इन्हें महान मुगल कहा गया है। इनके टाइम की भारत में स्थापत्य, मुगलों के द्वारा किए गए कार्य, साथ ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप क्या क्रम से याद कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में जैसे मैंने कहा त्रिपक्षीय संघर्ष में केवल 3 वंशों ने भाग लिया, पाल, कटिहार और राष्ट्रकूट। इतिहास में केवल 3 ही शासक हैं जिनके नाम के आगे महान लगता है, सिकंदर महान, अशोक महान, अकबर महान। इतिहास में केवल 3 ही शासक हैं जिनके दरबार में नवरत्न थे, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर। भारतीय इतिहास में 3 ऐसे वंश का उल्लेख मिलता है जो संगम साहित्य में उल्लेख होता है, चेर, चोल और पांड्य। अर्थात संगम साहित्य में दक्षिण भारत के 3 वंशों की जानकारी मिलती है। कल्लड़ की रायतरंगिणी में भी जम्मू कश्मीर के 3 वंशों की जानकारी मिलती है। यहां आप देखेंगे कौन कौन से वंश हैं, लोहार, कारकोट और उत्पल वंश। जब मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ेंगे तो राजपूत काल में मध्य प्रदेश की केवल 3 ही वंश मिलते हैं आपको, परमार, चंदेल और कैचुल। तो अगर आप त्रिकुट फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं तो इतिहास में बहुत सारी जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा 3 शासक महान शब्द लगता है, 3 शासकों के दरबार नवरत्न थे, 3 शासकों का 3 वंशों का उल्लेख कल्लड़ की रायतरंगिणी में मिलता है, 3 वंशों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। मध्य प्रदेश के इतिहास की भी राजपूत काल में 3 वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ आप देखेंगे ये आपका एक निश्चित क्रम क्या हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसे आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को समाप्त करते हैं तो आपका आएगा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को साथियों की मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, परिचय है। आप समझ लीजिए कि इतिहास को कैसे सिस्टमेटाइज किया जा सकता है और इसको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए क्वेश्चन कैसे निकाले जा सकते हैं। तो क्रमबद्ध किया जाए और क्रमबद्धीकरण से हम इतिहास के प्रश्नों को निकाल सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले आप पढ़ेंगे नंबर 1 में उत्तरकालीन मुगल। उत्तरकालीन मुगल में यहाँ सबसे पहला नाम आता है, नाम सुना होगा आपने, साहब अकबर यानी बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद जहांदार शाह, जिसको लपट मूड कहा जाता है। जहांदार शाह के बाद में फर्रुखसियर का नाम आता है जो कि गणित कायर है। रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह के रंगीला के बाद में अहमद शाह, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय उत्तरकालीन मुगलों में मुगल वंश का अंतिम शासक है जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया और दिल्ली में नेतृत्व किया, जहां अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून की एक जेल में कैद कर दिया, जहां उनका अंत हो गया। इस तरह से आप उत्तरकालीन मुगलों के इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। उत्तरकालीन मुगलों से आपके लिए क्या प्रश्न आ सकता है, नादिर शाह का आक्रमण किसके काल में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली किसके टाइम पर भारत में आया था, इस तरह के आपके क्वेश्चन
इसके अलावा जैसे मैंने कहा, किसको लंपट मूर्ख, किसको घृतकाय, किसको साहब ए खबर, या किसको रंगीला के नाम से जाना जाता है, या भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से भी आने वाला एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसने मुगल काल में, उत्तरकालीन मुगलों में 4 शासकों को गद्दी पर बैठाला, और वो सैयद बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है, जिसमें हसन अली खां और अब्दुल्ला खां, ये दोनों भाई सैयद बंधुओं के नाम से इतिहास में जाने जाते हैं। अब यहाँ देखिए, इनके बाद जैसी बात करेंगे तो मराठा साम्राज्य क्या आएगा, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का इतिहास क्या है? मराठा साम्राज्य में शिवाजी से उत्कर्ष होता है, शिवाजी और शिवाजी के बाद फिर पेशवा उत्कर्ष किया। मराठा साम्राज्य में उत्कर्ष करने वाले बाजीराव का नाम आप सुनते हैं, वो मैं क्रम आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, शाहजी महाराज, उनकी 2 पुत्रियां थी, साईबाई, जीजाबाई और तोकोबाई। जीजाबाई से बेटा पैदा हुआ शिवाजी। शिवाजी इतने दुखी हुए अपनी मां के दुख से कि बाद में उन्होंने खुद ने भी 2 शादियां कर ली, साईबाई और सूराबाई। साईबाई से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था संभाजी, और सूराबाई से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम राजाराम। राजाराम के बेटे का नाम शिवाजी द्वितीय और संभाजी के बेटे का नाम साहूजी। साहूजी के बाद कोई मराठा शिवाजी के वंश का नहीं रहा, केवल पेशवाओं ने साम्राज्य संभाला। साहू के पैतृक पेशवा बन गए, पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका बेटा बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव, माधवराव के बाद में नारायणराव, नारायण के बाद में माधव नारायणराव, और लास्ट में बाजीराव सेकंड। ये अंतिम मराठा पेशवा था। इस तरह से पेशवाओं ने साम्राज्य संभाला। तो हम यहाँ शिवाजी के द्वारा किस तरह से भारत में हिंदू पद पातशाही, हैंदव धर्म उद्धारक, ब्राह्मण गौ प्रतिपालक जैसी टाइटलों को धारण करके एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना जब मुगल अपने चरण पर थे, तब दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के अंदर ऊना में उन्होंने इसकी स्थापना की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। पंडित गंगाधर भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया था। तो ऐसे महान शिवाजी, उनके साम्राज्य के बारे में, उनके द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के बारे में, किस तरह की उन्होंने व्यवस्था अपनाई, आपने जब आप पढ़ेंगे तो किस किस से क्या क्या सीखा है। जैसे कर राजस्व की व्यवस्था को मलिक अंबर से सीखा था, उनकी मंत्री परिषद का नाम राष्ट्र प्रधान था। इस तरह के ये प्रश्न आपके क्या है यहाँ से रिलेटेड रहेंगे, और शिवाजी के टाइम पर क्या संधि कौन कौन सी हुई है, मराठाओं की संधियों को रिलेटेड करके क्वेश्चन आते हैं। अब मराठाओं के बाद आता है तीसरा बिंदु, इसमें आप मैसूर साम्राज्य पढ़ेंगे। मैसूर साम्राज्य के बाद में, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान, 1761 हैदर अली गद्दी पर बैठता है, 82 में उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद टीपू शासक बन जाता है। तो पहली संधि जो होती है वो हैदर अली के अंग्रेजों के साथ होती है, मद्रास की संधि दूसरी, बैंगलोर की संधि, तीसरी श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में, और लास्ट में 1799 में टीपू की डेथ हो जाती है। तो आप जब आप इसको क्रम से जा रहे हैं, टीपू के कार्यों को जब जानेंगे तो आपको मैसूर साम्राज्य समझ में आएगा और मैसूर साम्राज्य की जानकारी मिलेगी। अब जरा देखते हैं मैसूर साम्राज्य के बाद में हैदराबाद साम्राज्य। हैदराबाद साम्राज्य को आपने नाम सुना होगा चिनक्लिच खां या निजामुल मुल्क, जो कि मुगल बादशाह जो बहादुर शाह प्रथम थे उनके दरबार में आया, औरंगजेब के दरबार में पहले रहा, और उन्होंने जब सैयद बंधुओं का अंत कर दिया तो चिनक्लिच खां ने स्वतंत्र हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना 1724 में की। और इस तरह से हैदराबाद साम्राज्य में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या विस्तार हुआ, आपको जानना है। उसके बाद सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य महाराजा रणजीत सिंह, दिलीप सिंह, यानी कि सिख साम्राज्य के अंदर कौन कौन से ऐसे, एक तो धर्मगुरुओं की बात होती है, 10 गुरु हैं, जिनमें पहले गुरु गुरु नानक देव थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने सिखों में बड़ी बड़ी बातों को और युद्ध लड़ने की नीति को, तमाम तरह की बातों को अपनाया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1795 में की थी। सिख साम्राज्य में जब आप इसको जानेंगे तब फिर आप देखिए, ये तो भारतीय चल रहा है सारा मामला। यहाँ के बाद यूरोपीय आगमन में सबसे पहले पुर्तगालियों के बाद में आप देखेंगे नाम आता है डचों का, उसके बाद ब्रिटिश 1600 में, उसके बाद डेनिश आते हैं और लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो कुल मिलाकर के पुर्तगाली सबसे पहले हैं, ब्रिटिश है और फ्रांसीसी, 3 शक्तियां आपको जाननी है, मूल महत्वपूर्ण है, जो जिन्होंने भारत में अपना आजादी के बाद तक अपना अस्तित्व रखा। फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को 1954 में आजाद किया था और पुर्तगालियों ने गोवा को 1960 में आजाद किया था।
तो यहाँ आप यूरोपीय आगमन को जानेंगे। भारत में आने वाले यूरोपीय गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय कौन थे, किस किस तरह से संधियां हुई, कौन सी नीति अपनाई गई। तो एक तो गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत में लाए गए सारे एक्टों का एक उल्लेख है। तो यहाँ यूरोपीय आगमन जब आप जानते हैं तो इतनी सारी कंपनियों के बारे में बात करेंगे और भारत में आने वाली ये कंपनियां किस तरह से व्यापार करने लगी थी, इनका विरोध हुआ तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला। राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरुआत हुई है जनजातीय आंदोलन से। आप 1857 की क्रांति से पहले जनजातीय आंदोलन, 1857 की क्रांति के बाद के जनजातीय आंदोलन और उसके बाद 1857 की क्रांति। राष्ट्रीय आंदोलन को आप देखेंगे तो आपको कांग्रेस से शुरुआत करनी होगी और कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा की गई। ये ह्यूम जो एलन एक्टोवियन ह्यूम थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना, जो इटावा के मूलतः कलेक्टर थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। 28 दिसंबर 1885 को दोपहर 12 बजे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के अंदर कांग्रेस की स्थापना। कुल 72 लोग प्रारंभिक रूप से थे और WC बनर्जी इसके पहले चेयरमैन बनाए गए। बस यहां से शुरू होगा कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस को आजादी तक आप क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली महिला के रूप में श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला 1925 में सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत पुतला कहा जाता है। गांधी जी ने 1924 में मात्र एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सबसे अधिक समय तक जो उनको मौका मिलता है कांग्रेस अध्यक्ष रहने का, वो नाम आपने सुना होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। अब जरा देखिए साथियों, कांग्रेस के इतिहास को जब जानेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आपको पढ़ने हैं, क्रांतिकारियों को जानेंगे। साथ में किसी भी देश में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता। जब भी परिवर्तन लाया जाता है तो वो धार्मिक सुधार के द्वारा लाया जाता है। मैं आपको एक घटना बताता हूं कि यूरोप में जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया आई है वो 15वीं शताब्दी में लूथर काल्विन के नेतृत्व में किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप आई। धर्म में सुधार हुआ और औद्योगिकरण ने जन्म ले लिया। भारत के अंदर भी 19वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और ब्रह्म समाज की स्थापना उनके द्वारा की गई, जिसे हिंदू समाज का प्रथम पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो और इस आंदोलन के साथ ही आप क्रमबद्ध रूप से देखेंगे ब्रह्म समाज, उसके बाद आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे तमाम और सारे संप्रदाय में हुआ। जो जो भारत के समय संप्रदाय थे, जैसे इस्लाम में, पारसी समुदाय में, सभी संप्रदायों में धार्मिक सुधार हुआ और उससे हमको आजादी प्राप्त हुई। तो ये आपको पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को अंग्रेजों की, देखिए मैंने जैसे कहा, ये क्रम देखना है, यूरोपीय आगमन पढ़ना है, गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ना है, क्रांतिकारियों को पढ़ना है, कांग्रेस की भूमिका आपने जानी और लास्ट में हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन, जिस आंदोलन के माध्यम से इस संस्थाओं ने काम किया। यह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है साथियों हिस्ट्री का। जब मैं आपको क्रमबद्ध रूप से जैसे टॉपिक उठाऊंगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता। प्रिपेयर होकर बैठिए। सिंधु घाटी सभ्यता से यूपीएससी से लेकर के पीएससी या एसआई या आपके अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लेवल हैं, जिनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं पूरा करूंगा, प्रयास करूंगा आपके साथ, और आप जुड़ जाइएगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के लिए। जो टॉपिक होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। आज धन्यवाद।